आज क्या करेंगे कि जो बायोलॉजी का लेक्चर है, जो 12th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, उन चैप्टर को आपको प्रोवाइड करेंगे रिकॉर्ड करके वन शॉट में। इसमें क्या है कि कोई भी जो चैप्टर का टॉपिक है उनको अच्छे से डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हर टॉपिक को क्या करेंगे कि आंसर क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखाएंगे ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले और एक अच्छी समझ मिले, ताकि दिक्कत ना हो। प्रॉपर तरीके से परिभाषा आपको लिखाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक द बटन, हिट द बटन, सब्सक्राइब द बटन। एक्सक्यूज मी। ओके गाइस, चलते हैं। एक तरफ से आपको एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाएंगे। सबसे पहला इसमें आता है कि जीवन में जन्म, रिप्रोडक्शन चैप्टर। बच्चों, इसमें जो पहला चैप्टर है 12th में, जीवन में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव में किस प्रकार की रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन मतलब जनन। जनन किस किस तरीके से होते हैं, किस प्रकार की जनन होती है, उस चीज़ों को जानेंगे। समझ गए। और इस चैप्टर को हर एक डिटेल में देखिएगा, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। आपको एक 12th की बोर्ड के लिए मजबूती मिलेगी। और आई थिंक, मुझे भरोसा है कि आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। इसमें पहला जो लाइन आता है, पहला टॉपिक आता है कि लाइफ स्पेन किसे कहते हैं। व्हाट इज लाइफ स्पेन? जीवन काल या जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो उस चीज़ को समझेंगे कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। सबसे पहला आता है कि लाइफ स्पेन क्या है। जीवन अवधि क्या है? तो बच्चों, जीवन अवधि को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव जो जन्म लेता है, कोई भी जीव जो जन्म लेगा, उसके बाद वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होती है, उसकी डेथ होती है। तो डेथ जो होती है, तो बहुत तरीके से डेथ हो सकती है। लाइक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, किस 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 तरीके से डेथ हो सकती है। बहुत तरीके से डेथ हो सकती है। समझ सकती है कि कोई रोड में चल रहा है, रोड में चलते चलते सड़क दुर्घटना हो जाती है, रोड एक्सीडेंट हो जाती है, या फिर ट्रेन दुर्घटना आजकल तो कॉमन हो गया। बहुत सारा देख रहे हैं, हर महीने, हर 2-4 दिन के अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हो रहा है। तो इस प्रकार की डेथ होती है दुर्घटना के अनुसार, उसे लाइफ स्पेन, उसे उस ड्यूरेशन को लाइफ स्पेन में गिना नहीं जाएगा। लाइफ स्पेन में किसे गिना जाएगा कि कोई भी जीव जो नेचुरली डेथ होती है, जो एमराज के द्वारा जो डेथ होती है, उस प्रकार के डेथ को क्या कहेंगे, नेचुरल डेथ कहेंगे। तो कोई भी जो जीव है पैदा हुआ, उसके बाद जो नेचुरल डेथ हुआ, एमराज के द्वारा डेथ किया गया, तो उस टाइम पर सर्टेन टाइम पीरियड को क्या कहेंगे, लाइफ स्पेन कहेंगे। तो इसको लिखेंगे। किसी जीव के जन्म से लेकर
जीवन अवधि कहते हैं। तो इसमें देखिएगा बच्चों कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। तो समझिए दोस्तों, कोई भी जीव जो जन्म लेता है उसके बाद नेचुरल डेथ होती है, उसी टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि क्या है कि आकार पर डिपेंड नहीं करता, मतलब साइज पर डिपेंड नहीं करता। साइज पर मतलब डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब क्या हो कि कोई भी जीव जो बड़ा होते हैं या फिर छोटे होते हैं, दोनों में जो ऐसा नहीं कि कोई भी जीव जो है बड़े हैं, हाथी है तो वो बहुत लंबा टाइम जिएगा, उसका लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। एक छोटे जीव भी है तो उसके भी बड़े जीव से लाइफ स्पेन ज़्यादा हो सकता है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि जो लाइफ स्पेन है वो आकार पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये पॉइंट लिखेंगे, जीवन अवधि आकार पर डिपेंड या निर्भर नहीं करता है। आकार पर डिपेंड नहीं करता। कुछ ऑर्गेनिज्म को जो है लाइफ स्पेन देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। सबसे जो कॉमनली वर्ड आता है कि लाइफ स्पेन डिपेंड नहीं करता, इसका जो एग्जांपल है कि कौवा जो होते हैं, कौवा का लाइफ स्पेन जो होता है 15 साल होता है। वहीं पे इमेजिन करेंगे कि वहीं पे जो तोता होता है, पैरोट जिसे कहा जाता है, उसका लाइफ स्पेन जो होते हैं 140 साल होती है। कितना मल्टीपल टाइम्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं कि तोता और कौवा दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन इसका जीवन अवधि, जीवन काल में कितनी ज़्यादा डिफरेंस है। ये महज 15 साल, जबकि वहीं पे इसके 140 साल एज होती है। तो इस प्रकार से लाइफ स्पेन होते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की जीवन अवधि को लाइफ स्पेन कहते हैं। उसके बाद लाइफ स्पेन आकार पर डिपेंड नहीं करता, साइज पर डिपेंड नहीं करता लाइफ स्पेन। उसके बाद जो 2-4 लाइफ स्पेन जान लेते हैं, कौवा का और पैरोट का। उसके बाद जो होता है हॉर्स का, अगर देखें 60 ईयर के लगभग होता है। वहीं पे जो धान का होता है, राइस हो गया, 3 से 4 मंथ होता है। ये सब लोग जानते होंगे। उसके बाद एक तो देखिएगा कि इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पीपल का पेड़ जो होते हैं उनके लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, लगभग 2000 से 3000 साल, 3000 ईयर, लगभग 2500 साल, अप्रोक्सीमेटली 2500 साल से भी ज़्यादा लाइफ स्पेन होते हैं पीपल के पेड़ की। तो समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लाइफ स्पेन है। उसके बाद और बहुत सारा है, बनियान ट्री हो गया, बरगद का पेड़ जिसे बोलते हैं, इसका 200 से 300 साल होता है। इस प्रकार से और सारा है, क्रोकोडाइल है 100 से 150 साल होता है। उसके बाद जो बटरफ्लाई हो गया 1 से 2 वीक होता है। एलिफेंट हो गया 60 से 90 साल होता है। काऊ हो गया 15 से 20 साल का होता है। जो एक डॉग होता है 25 साल, ऑलमोस्ट 25 साल, इस प्रकार के एज होते हैं, लाइफ स्पेन होती है। तो इस प्रकार आपने लाइफ स्पेन को आई होप समझ गए होंगे। अगर इस चीज़ को समझ गए हैं तो इस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे, कॉपी में, पेन और कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे, तभी आप चीज़ों को सही से लर्न कर पाएंगे। देन अगर आप समझ गए हैं तो आगे मूव करते हैं, ठीक है। इसको आप उतर लीजिएगा 1 मिनट के लिए हम बोर्ड से। उतार लिए बच्चों, अब इसको मिटाते हैं। लाइफ स्पेन है। उसके बाद जो आती है दूसरा टर्म की रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं। मान लेते कोई पर्टिकुलर एरिया में 2 ऑर्गेनिज्म था पर्टिकुलर एरिया में।
वो ऑर्गेनिज्म का लाइफ टाइम लाइफ ड्यूरेशन पूरा हो गया, उसके बाद क्या होगा कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो डेथ जो हो जाएगी तो इसका दोनों, मान लेते हैं दोनों मर गया, तो इसके बाद इसके स्पेसीज क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे, मतलब विलुप्त हो जाएंगे। तो इसको बचा के रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन चीज़ें करना पड़ेगा, ताकि वो स्पीसीज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखे, ताकि अपने जनरेशन को बनाए रखे। इसके लिए क्या कर नेचर ने रिप्रोडक्शन जैसे चीज़ें दिया। तो इसको क्या करते हैं कि समझते हैं कि रिप्रोडक्शन किसे करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? जनन क्या है? रिप्रोडक्शन जनन क्या है बच्चों? इसमें जो हम क्वेश्चंस के फॉर्म में लिखा रहे हैं, टॉपिक है, टॉपिक को मैंने फॉर्म क्वेश्चंस के फॉर्म में चेंज किया ताकि आपको लिखने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो और आप इसके बेटर अंडरस्टैंड इसे लर्न कर पाए। तो इसको क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं। तो इसमें है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने सामान, अपने सिमिलर, अपने जैसा बच्चे को जन्म दे, तो उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब कोई भी इंसान है तो इंसान के जैसा ही बच्चे को जन्म देगा। ऐसा नहीं कि कोई इंसान है तो घोड़े के बच्चे को जन्म दे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा। तो जैसे एलिफेंट है तो क्या हाथी है तो हाथी के बच्चे को जन्म देगा। तो इस प्रकार से क्या है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके थ्रू कोई भी जीव जो है अपने सामान, अपने सिमिलर छोटे बच्चे को जन्म देता, संतति को जन्म देता, उसे ही रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन क्यों जीवों में आवश्यक है? ताकि एक जीव से दूसरे जीव में निरंतरता बना रहे, कंटिन्यूटी बना रहे, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, विलुप्त ना हो। तो इस चीज़ को समझिए। अब इस चीज़ को लिखेंगे प्रॉपर तरीके से। जन्म एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने सामान, सिमिलर, एक छोटे बच्चे या संतति बोलते हैं, जिसे संतति को जन्म देता है। रिप्रोडक्शन कहा जाता है। समझ गए दोस्तों कि कोई भी जीव जो है, जनन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान एक छोटे बच्चे को जन्म देता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि अपने जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखें। तो यहीं पे लिखेंगे कि जनन जीवों में इसलिए आवश्यक है ताकि जीवों में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बना रहे। तो समझ गए दोस्तों कि रिप्रोडक्शन कहलाता है जनन जीवों में किस लिए आवश्यक है, ताकि जीवों में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रहे, एक्सटिंक्ट ना हो, विलुप्त ना हो। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्शन चीज़ों को आप समझ गए होंगे प्रॉपरली। आई होप अगर इसको समझ गए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे चलें।
इसको प्रॉपर तरीके से उतार लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन तो समझ लिए, जनन क्या होता है। उसके बाद जनन एक ऐसी प्रक्रिया हो जिसके थ्रू अपने बच्चे को जन्म देगा, छोटे बच्चे तो अपनी जो संतति को उत्पन्न करेगा। तो जनन किस प्रकार के हो सकते हैं? आलिंगिक जनन और लैंगिक जनन। सुने, रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स के होता है, आलिंगिक जनन और लैंगिक जनन। इसी को जानेंगे कि आलिंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे आलिंगिक जनन। तो इसमें जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। समझ चलिएगा बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। पहले जानेंगे कि एसेक्सुअल आलिंगिक जनन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। उसके बाद फिर लैंगिक जनन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसको उतार लें। अब चलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे करते हैं। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आलिंगिक जनन क्या है? तो इसमें देखेंगे बच्चों कि आलिंगिक जनन क्या है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि अपने सिंगल, इसमें क्या होता है कि सिंगल पेरेंट्स भाग लेता है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल ही अपने ही खुद की बॉडी से ऐसा कोई पार्ट निकल जाता है या फिर अपने बॉडी से ही दूसरे अपने बॉडी को तोड़कर एक नई ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? आलिंगिक जनन। इसमें क्या होता है कि बोल सकते हैं कि आलिंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही पेरेंट्स भाग लेता है, उसे आलिंगिक जनन कहते हैं। एक परिभाषा जो है छोटे लेवल के परिभाषा होते हैं, 8 से 10 क्लास में या फिर 9 क्लास में, 6 क्लास में लिखाया जाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही पेरेंट्स भाग लेता है, उसे आलिंगिक जनन कहते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 पेरेंट्स भाग लेता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। नहीं दोस्तों, ये क्या होता है कि छोटे लेवल के परिभाषा हो जाते हैं, ये बच्चे की परिभाषा हो जाते हैं। तो इस प्रकार की परिभाषा नहीं लिखेंगे, परिभाषा हम खुद लिखेंगे इस तरीके से, कॉन्सेप्ट छुपाओ ताकि इसमें रटा हुआ चीज़ें ना दिखे। तो आलिंगिक जनन क्या है कि इसमें जब जनन की उत्पत्ति एक ही पेरेंट्स के द्वारा होता है और एक ही पेरेंट्स संपूर्ण संतति को उत्पन्न करने के लिए कैपेबल होता है, सक्षम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आलिंगिक जनन कहते हैं। तो इस प्रकार से आलिंगिक जनन का परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद समझिए। जब किसी संतति की उत्पत्ति एक ही जीव से होती है तो उसे आलिंगिक जनन कहते हैं। होती है आलिंगिक जनन। जब किसी संतति की उत्पत्ति एक ही जीव से होती है
तो उसे आलैंगिक जनन कहते हैं। एवं एक ही जीव संपूर्ण संतति को उत्पन्न करने के लिए कैपेबल होती है। एवं जीव संपूर्ण संतति को उत्पन्न करने के लिए सक्षम होती है या फिर कैपेबल होती है। इसमें कोई भी जो संतति है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है, वो क्या करेगा, अपनी संतति का उत्पत्ति अकेले ही कर लेगा, तो उसे क्या कहते हैं, आलैंगिक जनन कहते हैं। और वही अकेला जीव ही पूरे संपूर्ण संतति को वृद्धि करके डेवलप करके नया जीव बना सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, आलैंगिक जनन कहते हैं। समझिए, आलैंगिक जनन के 3-4 प्रकार हैं। उस चीज़ में जाने कि आलैंगिक जनन कितने कितने प्रकार के होते हैं, आलैंगिक जनन किस किस तरीके से हो सकते हैं, तो इसके बाद वो चीज़ जानेंगे। इसको बता दीजिएगा, थोड़ा फास्टली चलेंगे ताकि चैप्टर तुरंत कवर हो सके। समझ गए इस चीज़ को। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आलैंगिक जनन के कितने क्या क्या टाइप्स होते हैं आलैंगिक जनन के। चलिए दोस्तों, जानेंगे क्या आलैंगिक जनन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। एक एक टाइप्स को तुरंत जानेंगे और डिटेल में जानेंगे। सबसे पहला जो होता है बडिंग। आप लोग सुने होंगे कि बडिंग क्या होता है। एक्सक्यूज मी, या रेड कलर पेज आप ही से पूछ रहा हूँ, बता सकते हैं? आप ही से पूछ रहा हूँ यार कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या प्रकार होते हैं। चलिए बताइए। तो हाँ, राइट वही होता है कि बडिंग क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, इस प्रकार है। तो सबसे पहला जो होता है कि इसमें क्या होता है कि बाइनरी फिजन, द्विखंडन सुने होंगे। बाइनरी फिजन, द्विखंडन क्या है, द्विखंडन किसे कहते हैं, बाइनरी फिजन। जो आलैंगिक जनन के क्या है, प्रकार है। तो जाने कि द्विखंडन इसमें इसी में छुपा है। द्वि मतलब क्या होता है, दो होता है। जब कोई जीव 2 टुकड़ों में टूट जाती है एवं दोनों टुकड़ा वृद्धि करके क्या करता है, अपना एडल्ट जीव, नए जीव बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। तो इसको लिखेंगे तुरंत। जब एक कोशिकीय जीव दो भागों में टूट जाती है, फिर विभक्त हो जाती है, एवं प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव बना लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। बडिंग में एक कोशिकीय जीव क्या करता है, 2 भागों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव बना लेता है। तो इसका बहुत ही वर्डली जो एग्जाम्पल होते हैं वो होता है आमीबा। सुने होंगे आमीबा और पैरामीशियम जो होता है। तो आमीबा का एग्जाम्पल इसमें है कि बडिंग में आमीबा इसमें आमीबा का फिगर बना सकते हैं। सबसे जो आमीबा का एक फिगर दे देंगे तभी जो एग्जामिनर क्या हो जाएगा, आके जो क्वेश्चंस में है चार चांद लग जाएंगे। एग्जामिनर क्या करता है कि अगर आप इधर उधर थोड़ा लिख देते हैं वर्ड, अगर फिगर बना देते हैं तो फिर एग्जामिनर देखता नहीं कि क्या है लिखा हुआ। फिगर देखिए आपको नंबर टोटल दे देंगे, नंबर एक भी नंबर नहीं कटेगा।
तो आपको यहाँ क्या करना है, छोटा सा फिगर बना देना। अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता, तो अमीबा क्या करेगा, पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब लोग जानते हो कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ाया जाता है कि कोई भी जीव जो ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है तो पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर नया जीव बनाता है, कोशिका तंत्र जो होता है। इस प्रकार से एक पेरेंट सेल है, या डॉटर सेल है, लिख सकते हैं यहाँ पे पेरेंट सेल या डॉटर सेल। समझ गए? इस प्रकार से आपको लिख देना। और एक एग्जांपल होता है इसमें, यहाँ पे लिख लीजिएगा, पैरामीशियम। पैरामीशियम पैरामीशियम होता है। तो इस प्रकार से द्विखंडन है। समझ गए द्विखंडन क्या होता है? आगे चलते हैं। उसके बाद इसी का एक प्रकार आता है कि बहुविखंडन क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन किसे कहते हैं? बहुविखंडन। इसमें क्या होता है कि उसमें द्विखंडन था, इसमें बहुविखंडन, मतलब दो खंडों में टूटा। बहु मतलब मल्टीपल, दो से अधिक खंडों में टूटकर जो जीव बना लेगा उसे ही क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। इसमें लिख सकते हैं एक कोशिका जीव दो से अधिक जीव का केंद्र दो से अधिक भागों में टूट जाती है एवं प्रत्येक भाग में वृद्धि करके नए जीव बना लेते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो बहुविखंडन क्या होता है कि अपना जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, उसे मल्टीपल फ्यूजन करके बहुत सारा केंद्रक बना लेता है। उसके बाद वो केंद्रक क्या होता है? वृद्धि करके फिर नया जीव बना लेता है। इसका एक एग्जाम्पल जो होता है कि प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम होता है। इसमें क्या होता है कि प्लाज्मोडियम इस प्रकार के होते हैं, इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक क्या करेगा? बहुत सारे छोटे छोटे केंद्रक में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा? वृद्धि करके तोड़ देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को, फिर बाहर निकल जाएगा। और ये फिर क्या करेगा? छोटे छोटे फिर अपना अपना नया जीव, बहुत सारा नया जीव फॉर्म कर लेगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन पाया जाता है। समझ गए इस चीज़ को? देन अगर इस चीज़ को समझ गए तो आगे मूव कर सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से प्लाज्मोडियम होता है। प्रॉपर तरीके से आप इस चीज़ को उतारेंगे कि जब एक कोशिका केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस होता है,
दो से अधिक भागों में टूट जाती है और फिर प्रत्येक भाग क्या करता है, वृद्धि करके नया जीव बना लेता है। इसे प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल से मल्टीपल फिजन कहते हैं। उसके बाद चलते हैं कि तीसरा नंबर पे, तीसरा आता है कि बडिंग, मुकुलन किसे कहते हैं। मुकुलन, मुकुलन बडिंग में क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है, अपने शरीर में ही एक छोटा सा बर्ड बन जाता है। बर्ड क्या करता है, फिर आगे चलकर टूट जाते हैं, टूट कर जमीन में गिरते हैं, फिर वही बर्ड क्या करता है, अपना नया एक ऑर्गेनिज्म, नया जीव बना लेते हैं। तो इस प्रकार की आलिंग जन्म की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। तो इसमें जो इसमें लिखेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी जीव के शरीर, किसी जीव के शरीर में बर्ड या मुकुल, बर्ड को क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं, बर्ड बन जाता है एवं जो बर्ड बन जाता है, जो पहले जन्म कोशिका से कोशिका से जुड़ा रहता है, बाद में अलग होकर नए जीव बना लेता है। इसमें क्या हुआ, किसी जीव के शरीर में बर्ड बन जाता है और वो बर्ड क्या होता है, पहले जनक कोशिका मतलब अपनी जो बर्ड बनाएगा पहले उसी से जुड़ा हुआ रहता है, अपने शरीर से, अपने पैरेंट के शरीर से। फिर क्या होता है कि वो टूट कर अलग होकर बाद में नया जीव बना लेता है। तो इसका जो एग्जाम्पल आता है ईस्ट और हाइड्रा, आप लोग सुनिए, ईस्ट और हाइड्रा एग्जाम्पल, ईस्ट और दूसरा आता है हाइड्रा। तो मैंने कहा था कि एग्जाम्पल में क्या करना है, कोई भी अगर पूछ दे कि बर्ड किसे कहते हैं तो परिभाषा लिखने के बाद उसमें फिगर ऐड करना है। तो ईस्ट का जो होता है इसी प्रकार से होते हैं, विलेज डिवाइड करेगा, यही क्या होता है, बर्ड होता है। यही बाद में अलग होकर नया जीव बना लेंगे, दो अलग अलग जीव बना लेंगे। उसके बाद जो होता है हाइड्रा, हाइड्रा का आप लोग यहाँ पे जगह की कमी हो रही थोड़ा, तो इतने फिर भी बनाते हैं। चलिए इस चीज़ को अगर समझ गए हैं तो इस चीज़ को उतारेंगे, उसके बाद हाइड्रा का फिगर बनाते हैं। समझ गया, मूव करें आगे। यहाँ पे हाइड्रा का चित्र नीचे ही बनाइएगा आप लोग, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ। हाइड्रा क्या होता है कि इस प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, माउथ होता है हाइड्रा का। इस प्रकार से थोड़ा दिखा दीजिएगा ताकि सुंदर लगे देखने में। ये क्या होता है, हाइड्रा का बर्ड होता है। ये क्या हो गया यहाँ पे, माउथ। इस प्रकार से हाइड्रा का फिगर आप लोग बना लीजिए। इसके नीचे यहाँ पे ईस्ट का बनाए, समझिए दोस्तों इस चीज को। आगे चलते हैं कि तीसरा पॉइंट लेना है।
उसके बाद इसमें आता है कि एक आता है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। तो इसमें चौथा पॉइंट आएगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। इसमें आता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कायिक प्रवर्धन। इसमें क्या होता है कि कोई भी जो प्लांट है, स्पेशली प्लांट में होता है, कोई भी प्लांट है उसका कायिक भाग, वेजिटेटिव पार्ट, जैसे रूट हो गया, जड़, तना हो गया, स्टेम, एंड पत्ती होता है, लीफ, इस प्रकार के कई भी जो वेजिटेटिव पार्ट है उसी से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, नया प्लांट बन जाता है। तो उसे ही क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो इसमें लिखना है कि किसी प्लांट या पादप वेजिटेटिव पार्ट, कायिक भाग, वेजिटेटिव पार्ट लिख सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस में ही वेजिटेटिव लिखा हुआ है, वेजिटेटिव पार्ट जैसे लाइक रूट, स्टेम एवं लीफ, इटीसी इत्यादि संपूर्ण संतति को उत्पन्न करने के लिए सक्षम है। समझ गए दोस्तों, किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट जैसे रूट, स्टेम, लीफ, इट संपूर्ण संतति को उत्पन्न करने के लिए सक्षम है, कैपेबल है। तो इसका एग्जाम्पल आता है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, बहुत सारे, इसको एक याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आते हैं कि आलू जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि आई बर्ड पाया जाता है आलू में, आई बर्ड, आँख पाया जाता है आलू में। इस प्रकार के आलू होते हैं। आलू तो देखे होंगे, इस प्रकार से आलू पाया जाता है। वेजिटेटिव पार्ट क्या है कि इसको जब लगाते हैं, रोपते हैं, क्या करते हैं कि इसको काट करके, जहाँ पे बर्ड पाया जाता है, काट करके अलग अलग करके रोप दिया जाता है, और एक एक बर्ड क्या करता है, नया आलू बना फॉर्म कर लेता है। उसके बाद आता है कि अदरक में क्या होता है कि राइजोम पाया जाता है। राइजोम क्या होता है कि अदरक किस प्रकार के होते हैं, देखिए इसका जो ये पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। जो लगातार अदरक हो गया, हल्दी वगैरह जो गांव घर में होते हैं, वो क्या करते हैं, जानते होंगे, छोटे छोटे चीज़ों को क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं, उसके बाद ना छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग करके लगा देते हैं, रोप देते हैं। उसके बाद जो है ये अपना नया प्लांट बना लेता है, तो इसे क्या कहते हैं, राइजोम बोलते हैं। उसके बाद आता है कि एक ऑफसेट, एक जलकुंभी में क्या होता है, ऑफसेट होता है। अब हम जानते होंगे कि जलकुंभी जो होता है क्या होता है, घेगुआ जिसे बोलते हैं जलकुंभी। इसमें क्या होता है कि ऑफसेट पाया जाता है। ऑफसेट इस प्रकार का, इस लाइक का होता है, जो ये चलता है इसी को ऑफसेट बोलते हैं। अब यही पे नया क्या करते हैं, नया ये बना लेते हैं। इस प्रकार से नया
आगे बढ़ते रहते हो ऑप्सेट, और इस प्रकार से नया नया क्या बनाते हैं, जलकुंभी बनाते जाते हैं। तो इस प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपगेशन इस चीज़ को कहते हैं, समझ गया होंगे। उसके बाद चलते हैं कि अलग जमीन का इतना ही चीज़ें पढ़ना था, टाइप प्रबंधन था, 3 पार्ट, यही मेन इम्पोर्टेंट था। उसके बाद क्या होता है कि अलग जमीन के कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती हैं, यहाँ तक समझिए। Some important structure of algae genome. Structure of sexual reproduction algae genome. कुछ algae genome के महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर, इसमें एग्जांपल में एक आता है कि पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो होता है उसमें कोनिडिया पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोनिडिया पाया जाता है। पेनिसिलियम किस प्रकार के होते हैं? पेनिसिलियम ऐसे होते हैं छोटे छोटे कोनिडिया पाया जाता है जो स्पोर फॉर्म करता है इस प्रकार से। यही क्या करता है कोनिडिया, नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इस प्रकार से पेनिसिलियम होता है। उसके बाद आता है कि दूसरा होता है कि क्या होता है, जैमुल में स्पॉन्ज पाया जाता है। स्पॉन्ज होता है जैमुल, तो उसका याद रखना है कि जैमुल स्पॉन्ज होता है। इसमें जैमुल में क्या होता है कि इंटरनली स्पोर बनता है, तो उसे हम जैमुल कहते हैं। इस प्रकार से उसमें हाइड्रा का तो जानते ही, बर्ड होता है हाइड्रा में, इस प्रकार से होता है। इन दो चीज़ को आप लोग उतार लेंगे। उसके बाद चलते हैं कि लेगिंग जनरल इस प्रकार यहाँ से खत्म होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यही तक है, यही तक पूछता है। उसके बाद एक लिख सकते हैं जो काइट प्रबंधन में आता है। काइट प्रबंधन में कि लीफ बर्ड ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम में लीफ बर्ड पाया जाता है। लीफ बर्ड के थ्रू मतलब पत्ती जो होते हैं, पत्ती में बर्ड बन जाता है। पत्ती में बर्ड के थ्रू क्या बनता है, यहीं भी कहीं भी पत्ती में जो है बर्ड बन जाएगा। और इस प्रकार से एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। तो इस प्रकार क्या होता है, लीफ बर्ड पाया जाता है पत्ती में। उसके बाद एक होता है अगेर, जिसमें क्या होता है, बुलबिल होता है। बुलबिल, अगेर में बुलबिल पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये खाने वाला एक फल की तरह होता है, जो खाने वाला एक फल की तरह होता है बुलबिल। जो इसका पत्तियाँ क्या होती है, 2-3 पत्तियाँ होती है इकट्ठे होके अलग अलग होती, जैसे एलोवेरा जो एलोवेरा का प्लांट देखेंगे कि उससे पत्तियाँ निकलता है साइड से। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि ये भी इस प्रकार से एलोवे होता है, आगे होता है जो अपना प्लांट बनाता है। तो आगे जो होता है बुलबिल पाया जाता है। इस प्रकार से पत्ती का ही एक गुच्छा होता है बुलबिल, इसके थ्रू जन्म होता है। तो इस चीज़ को उतार लेंगे, समझ गए। यहाँ तक अलैंगिक जन्म, यहीं तक अलैंगिक जन्म खत्म हो जाता है। इसके बाद चलेगा कि लैंगिक जन्म क्या होता है, समझिए, मिटाते हैं हो जाए अच्छे तरीके से। और आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। थोड़ा जल्दी में लिखा है ताकि टाइम कम लगे। इसमें टाइम की ज़रूरत होती है, समझाना पड़ता है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन कोशिश की है कि थोड़ा जल्दी हो सके और तुरंत लिखाने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों क्या कि
जो हम लोग ने अलाइनिंग जर्नल पर पिछले देखा, अलाइनिंग जर्नल में टोटल चीज़ें पढ़ लिया हमने, अप्रोक्सीमेटली हर चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो इसमें दो चीज़ें और बचे हैं, दो ठो टर्म है, उस चीज टर्म को समझते हैं। कि पहला टर्म है कि क्लोन किसे कहता है, आप लोग सुने होंगे क्लोन, व्हाट इज क्लोन, क्लोन क्या होता है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि क्लोन क्या होता है। नीचे से लिखते जाएंगे एक तरफ से, व्हाट इज क्लोन, क्लोन क्या है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि क्लोन क्या है, एक क्या चीज़ है। क्लोन उस चीज़ को बोलते हैं जो एक जैसा दिखने में लगे, मतलब आकार में और जेनेटिकली, आकार तो है, शेप से, आकार से, साइज से वो तो सिमिलर दिखेगा ही, उसके साथ में क्या होता है कि वो जेनेटिकली भी वो अपने दूसरे के सिमिलर होते हैं, अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, उसे क्लोन कहते हैं। क्लोन समझ रहे हैं, क्लोन क्या होता है कि आप लोग सुनोगे कॉलोनी, बहुत सारे जगह बोला जाता है कॉलोनी, एक कॉलोनी, वो कॉलोनी, कॉलोनी नाम रखा जाता है। तो उसमें क्या होता है, कॉलोनी किस लिए नाम रखा जाता है कि उस जगह पे, उस पर्टिकुलर कॉलोनी पे क्या होता है कि एक ही सिमिलर जैसा मकान पाया जाता है, मतलब एक ही जैसा जैसा मकान ही मकान, पूरा सिमिलर, सिंपल सिंपल एक ही जैसा मकान मिलता है, तो उसे कॉलोनी टर्म दे दिया जाता है। तो उसी प्रकार से क्लोन बनता है। क्लोन क्या होता है कि जो भी क्लोन के द्वारा जो पेरेंट्स उत्पन्न होता है या फिर क्लोन जो होते हैं एक दूसरे के सिमिलर ही दिखाई देते हैं एग्जैक्टली, तो उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो इसको लिखेंगे, जब कोई जीव आकार, आकार लिखिए, आकार लिखिए जिसे बोला जाता है मॉर्फोलॉजी, लॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली एवं आकार की आनुवांशिक, इसे जेनेटिकली कहा जाता है। जेनेटिकली, आनुवांशिक, आकार में एवं आनुवांशिक रूप से एक समान हो तो उसे क्लोन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी जीव जो आकार में और आनुवांशिक रूप से एक समान हो तो उसे क्लोन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि क्लोन जितनी भी आलिंग जन्म के द्वारा जो भी संतति उत्पन्न होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, सभी क्या होता है कि क्लोन कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि आलिंग जन्म के द्वारा जो भी पेरेंट्स संतति उत्पन्न होता है वो एग्जैक्टली अपने माता पिता के समान ही होते हैं, इसलिए उसे क्लोन कहते हैं। इसमें टर्म लिखेंगे, आलिंग जन्म के द्वारा उत्पन्न संतति क्लोन कहलाती है। समझ गए इस चीज को कि आलिंग जन्म के द्वारा उत्पन्न संतति क्लोन कहलाती है। सभी जो आलिंग जन्म के द्वारा उत्पन्न होती है संतति क्लोन कहलाती है, क्योंकि अलग वो जो होता है अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली सेम होता है। इस चीज को समझ गए, आप समझ गए होंगे, इस चीज को उतार लीजिएगा। जो आनुवांशिक आकार में और आनुवांशिक रूप से समान हो तो उसे क्लोन कहते हैं, और क्लोन आलिंग जन्म के द्वारा उत्पन्न संतति क्लोन कहलाती है। उसके बाद एक टर्म आता है जो मैंने कायिक प्रबंधन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक एग्जांपल लिखा है, जलकुंभी, इसमें ऑफसेट पाया जाता है, इसके थोड़ा ये होता है। तो जलकुंभी जो होते हैं वो बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, कि जलकुंभी को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल का आतंक कहा जाता है। समझिए, बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है, इसको लिखते हैं कि जलकुंभी वाटर हाइसिन जिसे बोला जाता है, हाइसिन
इसे क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल कहा जाता है। इसे बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कि इसे बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है। बंगाल का आतंक इसलिए कहा जाता है कि ये क्या क्या था कि जो बंगाल में जो ये पाया जाता है, जब ये होते हैं जब तुम इनको पहले देखते हैं इस प्रकार से इसका फिगर बना लेना। ये जो चीज होती है इसे वो ऑफसेट कहते हैं। इस तरीके से फिगर हमेशा सुंदर बनाएंगे ताकि अच्छा लगे देखने में। इस प्रकार के जो जलकुंभी होते हैं ये क्या होते हैं, कोई वाटर में पाया जाता है। जानते हो जलकुंभी जो होते हैं किसमें पाया जाता है? वाटर में पाया जाता है। जलकुंभी वाटर में पाया जाता है। तो इसे बंगाल का आतंक क्यों कहा गया, इस चीज को समझते हैं टर्म को। पहले ये क्या हुआ कि बंगाल में इसे एक जो जनरल कमांडर था बंगाल का, पहले ब्रिटिश रूल के टाइम इसे लाया गया बंगाल में। जो उसके प्यार की कहानी है, बहुत कहानी है, अभी टाइम थोड़ा लग जाएगा, इसे बता नहीं सकते हैं। तो ब्रिटिश रूल के टाइम जो है एक उसकी पत्नी थी, पत्नी को पसंद था कि इस चीज़ को, ये पहले साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका में एक घाटी में पाया जाता था, वहाँ से इसको लाया गया बंगाल जनरल कमांडर के द्वारा। तो बंगाल लाया गया इस चीज़ को, बंगाल के छोटे छोटे जो तालाब है वहाँ पे सजाने के लिए, उसे टूरिस्ट के लिए इसे अच्छे लगते हैं देखने में। इसमें जो फूल खिलते हैं ब्लू कलर के बहुत अच्छे लगते हैं, वो फूल इसके एक जनरल कमांडर की पत्नी को बहुत पसंद था ब्रिटिश का, तो वो इसे गिफ्ट किया था। तो यहाँ पे सजाने के लिए छोटे छोटे तालाब में भी लगाया गया। तो यहाँ का क्लाइमेट इसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन हो गया, जिस कारण से ये बहुत ज़्यादा वृद्धि किया। तो बंगाल के छोटे छोटे तालाब में इतना ज़्यादा वृद्धि किया कि पूरे तालाब को इसमें घेर लिया, पूरे तालाब को घेर लिया, जिस कारण से तालाब में जो भी ऑक्सीजन घुले हुए थे पानी, वो सारे ऑक्सीजन को ये क्या कर रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे, सब कर ले रहे थे। पूरा पानी में जो जितने भी ऑक्सीजन थे उसे एब्जॉर्ब करने के कारण इसमें पानी में ऑक्सीजन की कमी होने लगी। और पानी में क्या पाया जाता था कि पानी में मछलियाँ बहुत सारी थी। तो बहुत सारे तालाब में मछलियाँ जो हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी से बहुत ज़्यादा संख्या में जो है मछलियाँ डेथ कर गया, मर गया।
बहुत सारा संख्या में मछलियाँ मरकर ऊपर दिखने लगा, जिस कारण से इसे बंगाल का आतंक कहा जाने लगा कि इन्होंने मछलियों को मार दिया, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा गया। इस चीज़ को समझ गए होंगे आगे, और थोड़ा डिटेल में क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम की कमी है इसलिए इस चीज़ को शॉर्ट में रखते हैं। तो इस प्रकार से और चीज़ें इसमें पूरा डिटेल लिखना नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी हो गया इसलिए मछलियाँ मरा, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहते हैं, ये सब लिखना नहीं है, कहानी के तौर पर सुन के रखना से। तो ये दो चीज़ थी, समझ गए होंगे आगे। उसके बाद एक आता है, उसके बाद यहीं तक आलिंगी जनरल की रफ्तार थी, यहीं तक आलिंगी जनरल की सफ़र थी। उसके बाद आलिंगी जनरल हमारे साथ आगे और कोई चैप्टर तक नहीं जाएगा। 12th क्लास में बस यहीं तक आलिंगी जनरल का सफ़र था। उसके बाद जो भी चैप्टर आगे आएंगे उसमें लैंगिक जनरल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें होगी, लैंगिक जनरल की बातें होगी। तो इस चैप्टर में क्या करेंगे कि लैंगिक जनरल जो होते हैं आगे एक स्पेशली फ्लावर के लिए एक चैप्टर दिया गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में किस प्रकार होता है, ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है, अलग अलग चैप्टर ही दिया गया। तो इसमें सिर्फ इस चैप्टर में क्या जानेंगे कि टर्म्स हम क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, गैमेट किस प्रकार बनता है, क्या गैमेट बनने की प्रक्रिया क्या होता है, गैमेट किस प्रकार ट्रांसफर होता है, इस चीज़ को गैमेट टर्म को समझेंगे कि युग्मक क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, इस चीज़ टर्म सबको समझेंगे ताकि आगे हम लोग को पढ़ने में आसानी हो। चैप्टर रिप्रोडक्शन चैप्टर हो गया, फिर जितनी भी चीज़ें हैं आगे पढ़ने में हम लोग को आसानी हो। तो इसमें समझते हैं कि लैंगिक जनन जो होती है, लैंगिक जनन में क्या होता है, लैंगिक जनन आलिंग जनन में क्या होता है कि अभी तक आलिंग जनन बहुत सिंपल होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो कोई पार्ट होती है वो टूट कर नए ऑर्गेनिज्म बना लेता है, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें लैंगिक जनन में क्या होता है कि कोई थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। इसमें क्या होता है कि पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है, युग्मक बनता है, पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक जैसी चीज़ आती है, गैमेट बनता है। गैमेट फिर क्या करता है, ट्रांसफर होना पड़ता है, ट्रांसफर होकर फीमेल गैमेट तक पहुँचती है। फिर क्या होती है कि फर्टिलाइज होता है, निषेचन होता है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद फिर भ्रूण बनता है, फिर बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में सबसे पहला चीज़, लैंगिक जनन जनन होने के लिए लैंगिक जनन में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि फ्यूजन, फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन मेन पॉइंट आता है। फर्टिलाइज होने के लिए क्या चाहिए, गैमेट चाहिए होता है। मान लेते हैं ह्यूमन गैमेट की तरह गैमेट चाहिए होता है, गैमेट चाहिए होता है फर्टिलाइज के लिए, फ्यूजन के लिए। तो गैमेट चाहिए, सर गैमेट चाहिए, तो गैमेट फ्यूजन से पहले गैमेट क्या होना चाहिए, बनना चाहिए गैमेट, गैमेट बनेगा फ्यूजन से पहले। तो इसे क्या कहते हैं, फ्यूजन के पहले तो पूर्व, निषेचन के पूर्व की घटना, निषेचन की पूर्व घटना, निषेचन के पहले कुछ घटनाएं होगी जहाँ पे गैमेट बनेगा, फिर गैमेट क्या करेगा, यहाँ तक फ्यूजन करने के लिए गैमेट ट्रांसफर होना चाहिए, गैमेट का स्थानांतरण, ट्रांसफर, तब जाके फ्यूजन होगा। तो पहले फ्यूजन से पहले क्या बनेगा, गैमेट बनेगा, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, गैमेट बनने की प्रक्रिया। उसके बाद गैमेट ट्रांसफर होगा, गैमेट स्थानांतरण होगा, तब जाके फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट क्या करता है, उसके बाद जो होता है निषेचन पूर्व की घटना होती है जिसे इम्ब्रायोजेनेसिस, इम्ब्रायो बनता है, इम्ब्रायो बनता है जिसे इम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं, इसे निषेचन पूर्व की घटना कहते हैं। तो इस प्रकार जो है लैंगिक जनन में मोटा मोटी 3 फेज पाया जाता है, 3 इवेंट पाया जाता है जिससे पूरी लैंगिक जनन कंप्लीट होती है। इसमें क्या होता है, पहले फ्यूजन होगा, मेन पॉइंट है। फ्यूजन से पहले क्या चाहिए, फ्यूजन के लिए गैमेट चाहिए, तो उससे पहले क्या होना चाहिए, गैमेट बनना चाहिए। गैमेट बनने को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। फिर गैमेट ट्रांसफर होना चाहिए, एक जगह पहुंचेगा तभी फ्यूजन होगा, तो ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण। फिर उसके बाद जाइगोट बन जाएगा, यहाँ पे फ्यूजन के बाद, फ्यूजन के बाद जो है जाइगोट बनता है जिसे युग्मनज बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, निषेचन पूर्व की घटना, निषेचन हो जाएगा, उसके बाद इम्ब्रायो बनता है, भ्रूण बनेगा, फिर बच्चे बनेंगे। तो इस प्रकार के लैंगिक जनन में 3 इवेंट्स पाया जाता है। तो शुरू से पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है, उसके देखते चलें। लिखेंगे लैंगिक जनन, व्हाट इज लैंगिक जनन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो इसमें होता है कि आप लोगों ने पहले से ही पढ़ के आया, इतने सालों से छोटे छोटे क्लास में लिखाया जाता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। जन्म की वह प्रक्रिया जिसमें दो पेरेंट्स भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ये 10 से नीचे वाले के लिए ठीक था, सिंपल। लेकिन इसमें क्या कि आपको कॉन्सेप्चुअल रखना नहीं है। लैंगिक जनन क्या होता है? इसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फ्यूज करके जायगोट बनता है, इस प्रक्रिया को ही लैंगिक जनन कहते हैं। यही चीज़ लिखना है आपको, इसमें कॉन्सेप्चुअल लिखना है, आपको रखना नहीं है। वो जनन की प्रक्रिया जिसमें दो पेरेंट्स भाग लेता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। पहले की परिभाषा थी छोटे बच्चों वाले परिभाषा, इस चीज़ को आपको नहीं रखना। तो इसमें लिखेंगे कि हाँ, इसमें जो है दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, इस प्रकार की इसमें इस जन्म में इस प्रकार लिख सकते हैं। इस जन्म में इस प्रकार के जन्म में, इस जन्म में दो पेरेंट्स तो भाग लेते हैं। एवं मेल एंड फीमेल गैमेट का निर्माण करता है। फीमेल मतलब मादा होता है, मेल मतलब नर होता है। युग्मक का निर्माण होता है एवं युग्मक फ्यूज करके, फ्यूज या निषेचन करके जाइगोट बनाता है। इस प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें क्या चीज बोले? लैंगिक जनन के लिए क्या चाहिए? गैमेट चाहिए, उसमें दो पेरेंट्स होने चाहिए अलग अलग, इसमें दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, उसके बाद गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। इस प्रक्रिया को ही लैंगिक जनन कहते हैं। कॉन्सेप्ट आपको माइंड में होना चाहिए, गैमेट फ्यूज करेगा, गैमेट बनेगा लैंगिक जनन में, और फिर जाइगोट बनेगा। इस प्रक्रिया को ही लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार इस जनन में दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेल और फीमेल गैमेट का निर्माण करता है पहली बार लैंगिक जनन में, और गैमेट फ्यूज करके क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। इस प्रक्रिया को ही लैंगिक जनन कहता है। आपको रखना नहीं, चीज जो चीज आपके सामने में है वो चीज लिख देना है, समझ गए? उसके बाद लैंगिक जनन जो हो गया, आपको बताया कि लैंगिक जनन में 3 चरण पाया जाता है। तो उस 3 स्टेप्स को धीरे धीरे इसके आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। लैंगिक जनन तीन इवेंट्स, 3 चरण में पूरा होता है। नंबर 1, निश्चल पूर्व की घटना। पूर्व की घटना जिसे क्या कहते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन की घटना, निषेचन की घटना इसको होती है निषेचन पश्चात की घटना। निषेचन पश्चात की घटना जैसे निषेचन पूर्व की घटना, फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इस प्रकार से 3 घटनाएं पाई जाती है। तो इस चीज को एक एक घटना को देखेंगे डिटेल में, ताकि समझ में आए कि निषेचन किस प्रकार होता है। निषेचन पूर्व की घटना किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन इवेंट।
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होता है कि यह घटना जो होती है गैमेट फ्यूज होने के पहले की घटना होती है। यह घटना युग्मक फ्यूज मतलब निषेचित होने की पहले की घटना होती है। इसमें दो स्टेप पाए जाते हैं। मैंने समझाया था कि इनिशिएशन के पहले दो घटनाएं होगी, दो स्टेप पाए जाते हैं। पहले गैमेट बनेगा, फिर गैमेट ट्रांसफर होगा। तो इसमें पहले दो स्टेप पाया जाता है। एक स्टेप होता है कि गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। गैमेटोजेनेसिस सर गैमेट क्या होता है? युग्मक। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद, पूरा रामायण पढ़ने के बाद सीता क्या है इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से इसमें होता है कि पूरा गैमेट क्या है, गैमेट 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 जाइगोट जाइगोट चिल्लाते रहते हैं पूरे साल, लेकिन बच्चे को यही समझ नहीं आता कि गैमेट होता क्या है। गैमेट का मतलब सिंपली आप समझिए क्या, तो जो ह्यूमन का ही एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते ह्यूमन है, ह्यूमन है तो ह्यूमन जो स्पर्म होते हैं, जानते हैं स्पर्म? ह्यूमन जो स्पर्म शुक्राणु होते हैं, ये क्या है? मेल गैमेट है। इसी को क्या बोलते हैं? गैमेट बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। इसी प्रकार जो फीमेल होती है, फीमेल में क्या होता है कि ओवम पाया जाता है, जिसे अंडाणु बोलते हैं। ये क्या हो गया? फीमेल गैमेट हो गया। तो मेल और फीमेल स्पर्म और ओवम, कॉमनली इसको क्या बोला जाता है? गैमेट बोला जाता है, युग्मक बोला जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि युग्मक किसे कहते हैं। कॉमनली इस चीज को युग्मक कहते हैं। मेल युग्मक क्या है? स्पर्म। फीमेल युग्मक क्या है? ओवम। तो आपको ध्यान रखना है युग्मक यही चीज होता है। मेल और फीमेल फर्टिलाइज करके क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। इस चीज को क्या कहते हैं? युग्मक जाइगोट बनाता है। तो इस प्रकार गैमेट समझ गए युग्मक क्या होता है। तो गैमेट जो बनेगा, गैमेटोजेनेसिस क्या किसे कहते हैं? गैमेट बनने की प्रक्रिया को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गैमेट या युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। समझिए, गैमेट बनने की प्रक्रिया को ही गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसमें मेल और फीमेल गैमेट हो सकता है। उसके बाद आता है दूसरा टर्म गैमेटोजेनेसिस। गैमेट कितने प्रकार के हो सकते हैं? इस क्या गैमेट टू टाइप्स के हो सकते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। इसमें लिख सकते हैं और एक चीज, मेल और फीमेल गैमेट बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। या फिर यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे गैमेट दो टाइप के होते हैं, गैमेट मेल और फीमेल होते हैं। एवं फीमेल युग्मक होते हैं। समझिए कि गैमेट बनने की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट मेल और फीमेल गैमेट हो सकते हैं, दो अलग अलग गैमेट होंगे, मेल और फीमेल। इस चीज को समझ गए हैं। आप अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। देन इस चीज को अगर आप याद कर लेते हैं, जान लेते हैं कि गैमेट क्या है, तो फिर आगे फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, इस सब चीजों में दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? गैमेटोजेनेसिस लिखिए चलेगा, इसको बिता देते हैं, उसके नीचे ही लिखते चलिएगा। मेल और फीमेल की बात बोली, हमने एक चीज देखा कि गैमेट क्या हो सकता है। गैमेट दो तरीके से उसके आकार में दिखाई दे सकते हैं। एक सेम आकार हो सकता है गैमेट का, एक डिफरेंट आकार हो सकता है। तो इस दो टर्म को सिर्फ जान लेंगे बस, उसके बाद कुछ ज्यादा। होमोगैमेट,
और एक होता है हेट्रोगैमिट। सिर्फ टर्म को जानेंगे, उसके बाद होमोगैमिट। होमो मतलब होता है सेम, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। सेम आकार में सेम हो गैमिट जब युग्म, लिख सकते हो थोड़ा, आकार में सेम दिखता हूं तो उसे होमोगैमिट कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल में आता है क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा एक एल्गी का ई होता है क्लेडोफोरा। इसमें युग्म क्या किस प्रकार होता है? इसमें देख रहे हैं कि इसमें आपको समझ भी नहीं है अगर कौन मेल है कौन फीमेल है, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर है, मेल और फीमेल गैमेट। तो इसे क्या कहते हैं? होमोगैमेट कहते हैं। जो बाहर से आपको नजर ही नहीं आएगा कि कौन फीमेल है कौन मेल है, मैट्रिक्स देखकर पता नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार के चीजों को क्या कहते हैं कि होमोगैमेट कहते हैं, जो आकार में सिमिलर हो। और हेट्रोगैमेट क्या होता है? यहीं पे हेट्रोगैमेट जो आकार में डिफरेंट हो, आकार में डिफरेंट हो, डिफरेंट दिखता हो, उसे क्या कहते हैं? वो हेट्रोगैमेट कहते हैं। इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छी एग्जांपल है कि जो ह्यूमन का जो होता है ओवम होता है, अंडाकार होता है, ओवम अंडाणु जिसे बोलते हैं मेन, वहीं पे जो स्पर्म होता है थोड़ी सी, स्पर्म जो होती है थोड़ी सी लंबा होती है। तो ये आकार में डिफरेंट हो गया। फीमेल आपको समझ में आ रहा है कि ये फीमेल गैमेट है, ये भी आपको समझ में आ रहा है कि ये मेल गैमेट है। तो इसे क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेट जो आकार में डिफरेंट हो, और होमोगैमेट जो आकार में सेम हो। इसे कैलेडोफोरा आता है। एग्जांपल में ह्यूमन गैमेट लिख सकते हैं। इस प्रकार समझ के दो टर्म को सिर्फ समझ में आता है कि होमोगैमेट हेट्रोगैमेट क्या है। आगे चलते हैं। हो गया। उसके बाद चलते हैं कि गैमेटोजेनेसिस होकर उसका गैमेट ट्रांसफर। दूसरा पॉइंट आता है कि गैमेट ट्रांसफर, युग्म का स्थानांतरण। युग्म का स्थानांतरण, तो इसमें क्या होता है कि गैमेट ट्रांसफर होता है। मेल गैमेट का, मेल युग्म का फीमेल युग्म तक पहुंचने की घटना को युग्म का स्थानांतरण कहते हैं। युग्म का स्थानांतरण कहते हैं। समझिए कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचने की घटना को युग्म का स्थानांतरण कहते हैं। क्या होता है कि जनरली जो भी नेचर में चीज़ पाया जाता है उसमें क्या होता है कि मेल गैमेट ही एक जगह से दूसरी जगह मोटाइल होते हैं, मेल गैमेट ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, फीमेल गैमेट एक ही जगह रहते हैं। फीमेल कहीं नहीं जाते, फीमेल गैमेट एक ही जगह रहते हैं, मेल गैमेट ही इधर उधर भागना पड़ता है मेल गैमेट को ही। ये नेचर की प्रकृति है, इसमें मेल गैमेट ही इधर उधर दौड़ते हैं, फीमेल नहीं दौड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेल गैमेट जो होते हैं, जैसे इसमें कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मेल गैमेट में इसमें मोटाइल टेल पाया जाता है, जो क्या करता है? मोटिलिटी में हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह जान में हेल्प करता है। जबकि ओवम जो होता है एक ही जगह फेलोक्यूटिव में प्रेजेंट होता है, जबकि मेल को तैर के इसके पास तक पहुंचना पड़ता है, तभी फर्टिलाइज होता है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं? मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचने की प्रक्रिया को गैमेट स्थानांतरण। समझ गए इस चीज को? उसके बाद तीसरी चीज आता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पूर्व की घटना, ना निषेचन की घटना समझते हैं। निषेचन, व्हाट इज निषेचन? निषेचन क्या है? मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूज करने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ये देंगे मेल युग्मक का फीमेल युग्मक के साथ फ्यूज होने की प्रक्रिया को सिनगैमी निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज होने की प्रक्रिया वही निषेचन कहते हैं। इसमें दिखा सकते हैं कि एग्जाम्पल में, जैसे इसको मैं ओवम से फ्यूज किया, जायगोट बनाया, जायगोट बनाया। इस प्रकार समझ के मेल गैमेट फ्यूज करके जायगोट बनाता है। गैमेट हमेशा एक चीज को ध्यान रखना है कि गैमेट हमेशा क्या होता है कि हैप्लोइड होता है, एन होता है। जायगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है, द्विगुणित होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। समझिए निषेचन क्या चीज होता है। और इस चीज को डिटेल में और देख सकते हैं कि आगुणित होता है, इसको ध्यान रखना है। ये भी क्या है, आगुणित। ये क्या है, द्विगुणित। इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है n बराबर 23 होता है, इसमें भी 23 होगा। और इसमें 2n है तो n बराबर 23 तो 3 2 46, 2n बराबर 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से द्विगुणित संरचना है, दे देगा गैमेट, मेल गैमेट स्पर्म ओवम एंड जायगोट दे देगा। जायगोट डिप्लॉइड होता है। तो इस प्रकार से जायगोट में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, 23 होती है। ह्यूमन गैमेट में होती है 23 होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सब। तो इस प्रकार समझ लिए निषेचन क्या है। इसके बाद देखते हैं निषेचन पश्चात की घटना। निषेचन होने के बाद क्या बन जाता है, जायगोट। उसके बाद निषेचन पश्चात की घटना। निषेचन पूर्व की घटना, जिसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जायगोट मतलब युग्मनज बनने के बाद की घटना पाई जाती है। इसमें इम्ब्रायो बनता है। इम्ब्रायो मतलब भ्रूण, भ्रूण बनता है। इसमें क्या होता है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में इसमें जायगोट बनने के बाद की घटना होती है। मतलब जो फर्टिलाइज होने के बाद जायगोट बना उसके बाद जो पाया जाएगा उससे क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट करते हैं। इसमें मेन जो होता है इम्ब्रायो बनता है, मतलब भ्रूण बनेगा। तो इस प्रकार को भ्रूण क्या बनता है, तो इसको इस टर्म को लिखना है। इम्ब्रायोजेनेसिस क्या है, जेनेसिस भ्रूण उद्भव। भ्रूण उद्भव इम्ब्रायोजेनेसिस क्या है, इम्ब्रायो बनने की प्रक्रिया को ही इम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन डायरेक्ट क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव में दे देता है। इम्ब्रायो बनने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, इम्ब्रायोजेनेसिस। गैमेट बनने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो इसमें दे देगा डायरेक्ट इम्ब्रायो बनने की, या फिर लिख सकते हैं जायगोट से इम्ब्रायो बनने की प्रक्रिया को, जायगोट माइटोसिस के फलस्वरूप बनता है। जायगोट से इम्ब्रायो बनने की प्रक्रिया
एम्ब्रायोजेनेसिस करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जायगोट से जो जायगोट बना था फर्टिलाइज होने के बाद, उससे एम्ब्रायो बनने की प्रक्रिया को ही एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाए थे कि ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज होकर जायगोट बनाए। जायगोट क्या क्या डिवीजन किया, माइटोटिक डिवीजन होता है। उसके बाद क्या बनाता है, एम्ब्रायो बनाता है, बहुत सारा सेल बनाता है जिसमें एम्ब्रायो बनाता है। इस प्रकार जो है एक एम्ब्रायो का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। समझ गए, आई समझ गए होंगे तो आगे मूव कर सकते हैं। थोड़ा फटाफट देखेंगे और 10 मिनट है, उसके बाद फिर कंप्लीट हो जाएगा। जायगोट बनने के बाद की घटना एम्ब्रायो का निषेचन पूर्व की घटना कहलाती है। उसके बाद इसमें एम्ब्रायोजेनेसिस आता है। इसको समझ गए। उसके बाद इसमें 2 टर्म आता है। इस चीज को याद रखना कि एक मेन 2 पॉइंट आता है। क्या पॉइंट सर, कि एक वर्ड आता है कि एक लिंगी क्या है, व्हाट इज यूनिसेक्सुअल, व्हाट इज यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी क्या है। एक लिंगी क्या है, व्हाट इज यूनिसेक्सुअल। तो इसमें क्या होता है, कोई भी जीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों अगर अलग अलग पाए जाए, सिर्फ मेल और फीमेल अलग अलग जीव में पाए जाए, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। मतलब मेल और फीमेल जनन अंग जो है एक ही ऑर्गेनिज्म में ना मिलकर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए तो उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और बाइसेक्सुअल होता है इसके बाद द्विलिंगी, जिसमें दोनों जनन अंग, दोनों लिंग, सेक्स लिंग, मेल और फीमेल एक ही जीव में पाया जाए तो उसे बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कि जब मेल एवं फीमेल, नर एवं मादा जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनन अंग अलग अलग प्राणी में पाए जाते हैं तो उसे एक लिंगी जीव, तो उसे एक लिंगी जीव या एक लिंगी कहते हैं। इसका फेमस एग्जांपल है एक लिंगी का कॉकरोच। COCROCH, कॉकरोच। थोड़ी सी दिक्कत हो रहा है हिंदी लिखने में कि कॉकरोच जो होता है, समझ लिया हमें, कॉकरोच जो होता है मेल और फीमेल कॉकरोच पाया जाता है। हाँ, जो घर में तैरता हुआ दिखेगा आपको कहीं कहीं कोना में, वो क्या होता है, कॉकरोच मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, उसे यूनिसेक्सुअल होता है। तो इस प्रकार समझ गए होंगे कि जो मेल और फीमेल जनन अलग अलग प्राणी में पाया जाता है उसे यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी जीव कहते हैं। समझ गए, उतार लीजिएगा। उसके बाद बच्चों एक आता है कि बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी। व्हाट इज बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी क्या है, द्विलिंगी क्या है बाइसेक्सुअल, जब मेल और फीमेल एवं फीमेल जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
एक ही प्राणी में पाया जाए तो उसे बाइसेक्सुअल एनिमल कहते हैं, बाइसेक्सुअल कहते हैं। इसका 2-3 एग्जाम्पल बहुत फेमस है, उसको याद रखना आपको। आर्थवर्म, आर्थवर्म केचुए, केचुआ आप जानते हैं खेत में जो पाया जाता है आर्थवर्म, उसमें मेल और फीमेल जनरल दोनों एक ही में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना एग्जाम्पल में लीच, जोंक जिसे बोलते हैं, जोंक जो पानी में पाया जाता है, जो भैंस वगैरह में लग जाता है, पानी में जो जाता है गाँव में पता होगा कि पैर वगैरह में लग जाता है, जो खून को सक करता है, खून चूसता है, तो उसे जोंक कहते हैं, लीच कहते हैं। तो ये भी क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। एक होता है टैपवर्म, टैपवर्म क्या होता है, कृमि होता है, चीज को ध्यान रखिएगा, टैपवर्म कृमि होता है। ये तीनों क्या होता है कि बाइसेक्सुअल होता है, समझ गए। बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों मेल और फीमेल जनरल एक ही में पाया जाए बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जो दोनों अलग अलग पाया जाए उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। आप समझ गए होंगे, उतार लीजिएगा, आगे मूव करते हैं। उसके बाद बच्चों इसमें आता है दो पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि एक आता है कि बम्बू, जिसे बांस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट में बहुत पूछता है बांस। बैम्बू प्रजाति के जो प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में एक ही बार पुष्प पैदा करते हैं, मतलब अपने जीवन काल में एक ही बार फल देगा, पुष्प देगा और फिर वो मर जाएगा। और जानते हैं इसका जीवन काल आश्चर्य होगा आपको सुन के, 50 से 100 साल के बाद ही ये पुष्प पैदा करता है। जनरली हम लोग को दिखाई नहीं देता, क्यों? क्योंकि उतने साल तक उतने पुराने बांस हम लोग को दिखाई ही नहीं पड़ते, जिस कारण से उसमें हम लोग को फल नहीं दिखाई पड़ता। वो किस प्रकार के फल होते हैं, नारियल के फल देखे होंगे, कोकोनट, नारियल का फल जो होते हैं उसी प्रकार के वो फल देते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में देते हैं और फिर वो प्लांट मर जाता है। तो ये क्या करते हैं कि इसमें लिखना है बम्बू का पेड़ जो है पूरे जीवन काल में यह उतना कहानी नहीं लिखना है, यह अपने पूरे जीवन काल 50 से 100 साल के बाद पुष्प एवं फल उत्पन्न करता है। और फिर मर जाता है। एक बार फल देगा उसके बाद क्या करेगा, ये फिर मर जाएगा। तो बम्बू का पेड़ जो है अपने जीवन काल में एक ही बार 50 से 100 साल के बाद पुष्प और फल उत्पन्न करता है और फिर मर जाता है। इसको ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, समझिए। उसके बाद आता है एक नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी, इसका नाम, इसका साइंटिफिक नाम जो होता है, इसका नाम स्ट्रोबिलंथस पुंथियाना। जनरली इसको याद नहीं करना है, इसी नाम से ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसका नाम जो होता है स्ट्रोबिलंथस पुंथियाना होता है साइंटिफिक नाम।
ये क्या करता है, ये प्लांट जो है कि अपने जीवन में 12 साल के बाद, मतलब 12 साल में एक ही बार जो है एक पुष्प पैदा करता है। 12 साल के बाद एक बार पुष्प देता है, एक बार, मतलब आपको 12 साल तक इंतजार करना होगा उसका फूल देखने के लिए। समझिए कि 12 सालों में एक ही बार एक पुष्प पैदा करता है। ये कहाँ पाया जाता है? जनरली ये पाया जाता है कि केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में जो है पहाड़ी इलाका में पाया जाता है। इसे जब ये बहुत सुंदर दिखता है, ये क्या करता है, पर्यटक या फिर टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट को भी आकर्षित करता है। यहाँ पे टूरिस्ट भी घूमने जाते हैं। जनरली जब होते हैं तो इस जगह पे, इस सब चीज़ों पे क्या करते हैं, फिल्म हो गया या फिर गाना हो गया, इस चीज़ों का शूटिंग भी होता है। बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो ये क्या करता है, इसमें लिखता है कि यहाँ अपने जीवन में, या अपने जीवन 12 वर्षों के बाद एक बार पुष्प मतलब होता है कि फूल, पुष्प उत्पन्न करता है। पुष्प उत्पन्न करता है। यहाँ केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। और यह क्या करता है, पर्यटक को आकर्षित करता है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। 12 वर्षों में एक ही बार फूल देता है, नीला कुरिंजी। इसको ध्यान में रखिएगा, समझ गए। 12 वर्षों तक इसको इंतजार करना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ कि लास्ट टाइम जो है 2006 में देखा गया, लास्ट टाइम 2006 में देखा गया। लेकिन जनरली ये 2006 में देखा गया, क्योंकि उसके बाद जो है 2018 में देखा गया होगा, उसके बाद फिर 2030 में ही इसको देखने में मिलेगा हम लोग। तो इस प्रकार से नीला कुरिंजी हम समझ पाएंगे। उसके बाद एक दो टर्म जानते हैं। उसके बाद ओविपेरस। ओविपेरस क्या है? एक वर्ड है ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है कि जो एनिमल, जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। अंडे देने वाले जीव को ओविपेरस कहते हैं। यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, मतलब अंडाकार है। इसका कोई जनरली ये नहीं कि वो है तो ये अंडा, मतलब अंडाकार है, तो इसको ध्यान रखने के लिए अंडा अगर ओ दिखाई दे तो ये ओविपेरस, अंडे देने वाले जीव को लिख दीजिए डायरेक्टली। अंडे देने वाले जीव को ओविपेरस कहते हैं। ओविपेरस कहते हैं। अंडे कौन कौन से जीव देते हैं जानते होंगे? घोड़ा अंडा देता है? नहीं देता है। अंडा कौन देता है? मुर्गी हो गया, उसके बाद स्नेक हो गया, सांप जो होता है, स्नेक हो गया, सांप, मुर्गी हो गया। उसके बाद और एक आध एग्जाम्पल बताओ, और कोई हो सकता? सांप हो गया, स्नेक हो गया, बर्ड हो गया, पक्षी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल पक्षी। इस प्रकार से होते हैं जो अंडे देने वाले जीव को क्या कहते हैं, ओविपेरस कहते हैं। उसके बाद और एक आता है विविपेरस। मेरे पास तो जादू है, मिटा दिया, आपको लिखना पड़ेगा दोबारा। विविपेरस। तो इसमें क्या होता है, अंडे नहीं, बच्चे देने वाले, बच्चे देने वाले जीव को विविपेरस कहते हैं। इसमें एग्जांपल में क्या हो जाएगा, बच्चे कौन देते हैं? इसमें ह्यूमन भी आ जाएगा,
उसके बाद क्या हो गया, सीख हो गया, भेड़िया हो गया, भेड़िया हो गया। उसके बाद मंकी हो गया। मतलब जो जितने भी आपको स्तनधारी जीव होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं वो क्या होते हैं कि विविपेरस कहलाता है। समझिए इस प्रकार। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो इस प्रकार से जनरली चलते रहता है कि ओविपेरस विविपेरस। उसके बाद एक तो टर्म लिखने का कि जानकारी के लिए बताइए। अंडे के बाहर एक अंडा है, अंडा के बाहर एक जो आपको सादा सा व्हाइट कलर का जो ये दिखता है, कवर दिखता है, उसे कैलकेरियस सेल बोला जाता है। कैलकेरियस सेल। कैलकेरियस सेल बोला जाता है। एक कठोर होता है, क्या करता है, अंडे को प्रोटेक्शन देता है। कहीं भी बाहर में जो अंडे देते हैं बर्ड पक्षियाँ, तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। कैलकेरियस सेल प्रोटेक्शन देता है। तो इस प्रकार समझ गया। तो इस प्रकार से लगभग ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को मैंने कवर किया है। ईच एंड एवरी टॉपिक लगभग कवर किया है। थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश किया ताकि वीडियो शॉर्ट हो। और बहुत सारी चीज़ें होता है क्लास में बताने के, बहुत सारी चीज़ें छूटे भी एग्जाम्पल उस तरीके से नहीं बता पाते क्योंकि यहाँ पे टाइम लिमिट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरे चैप्टर को। और आपने देखा होगा कि बहुत सारा मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में टॉपिक लिखा है। टॉपिक ही है उसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया ताकि आपको समझ में आसानी हो और बेटर से आप उस चीज़ को लर्न कर पाए और समझ सके। इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। और आई होप इस तरीके से अगर आपको चाहिए और लेक्चर इसके डेली आगे लेक्चर देते रहेंगे तो आप ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा।